हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्कूल ऑनलाइन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लिबरलिज्म की, यानी उदारवाद की, और आज का हमारा वीडियो है क्लासिकल लिबरलिज्म पर, यानी परंपरागत उदारवाद पर। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, परंपरागत उदारवाद, उसका चरम समय, उसका हेडे कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में क्लासिकल लिबरलिज्म का चरम समय था, यानी परंपरागत उदारवाद अपने चरम सीमा पर था। 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक लिबरल गवर्नमेंट की स्थापना होती है। 1868 में, यानी 19th सेंचुरी में विलियम ई ग्लैडस्टोन के नेतृत्व में पहली बार ब्रिटेन में लिबरल गवर्नमेंट की स्थापना होती है, उदारवादी सरकार की स्थापना होती है। अगर आपको याद हो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी विग पार्टी की, जिसने फाउंडेशंस रखी थी लिबरलिज्म की ब्रिटेन के अंदर, लेकिन वो लिबरल गवर्नमेंट नहीं थी। पहली लिबरल गवर्नमेंट कौन सी है ब्रिटेन में? पहली लिबरल गवर्नमेंट है विलियम ई ग्लैडस्टोन के नेतृत्व वाली सरकार, जो कि आती है 1868 में। फ्रेंड्स, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, परंपरागत उदारवाद, उसको मोरल बेसिस कौन देता है, उसको नैतिक आधार कौन प्रदान करता है? यूटिलिटेरियनिज्म, यानी उपयोगितावाद। उस समय उपयोगितावादी विचारधारा बहुत प्रचलित थी समाज में। तो उपयोगितावादी विचारधारा उदारवाद को, स्पेशली परंपरागत उदारवाद को क्या प्रदान करती है? नैतिक आधार, मोरल बेसिस, इंटेलेक्चुअल बेसिस प्रोवाइड करती है। यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावाद, इसके प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं जो हैं जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल। अब इनके विचार क्या थे, ये हम आगे जानेंगे। फ्रेंड्स, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल और अनेक अन्य उपयोगितावादी विचारक क्या बात करते हैं? वे कहते हैं कि मानव अधिकार और मानवीय संस्थाएं, इन्हें खोजने के लिए, इन्हें प्राप्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमें मानवीय विवेक का उपयोग किया जाना चाहिए, रीज़न का उपयोग किया जाना चाहिए। तभी हमें सही मायने में एक तो अधिकार मिल पाएंगे और मानवीय संस्थाओं की भी स्थापना हो पाएगी। ये बात कहते हैं उपयोगितावादी। और वे कहते हैं कि कोई भी कार्य है, मनुष्य कोई भी कार्य करता है या सरकार कोई भी कार्य करती है, तो वो सत्य है, वो उचित है, वो किस हद तक सत्य है, इस बात का मापन, इस बात का निर्धारण कैसे किया जाएगा कि उस कार्य से कितने लोग खुश हैं, वो कितने लोगों की खुशी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, योगदान देता है वो कार्य, उस बात से उसकी उचितता, उसकी राइटियसनेस क्या होगी? निर्धारित होगी। उपयोगितावादी विचारक ये मानते हैं कि व्यक्ति है, व्यक्ति का जो सुख है, व्यक्ति के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसके लिए बेस्ट है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल, इट कैन बी डिसाइडेड ओनली बाय द इंडिविजुअल। सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा ये निर्धारित किया जा सकता है कि उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या उसके लिए बेस्ट है। ये निर्धारित करने का अधिकार राज्य के पास बिल्कुल नहीं है, यानी ओनली इंडिविजुअल्स नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम, नॉट स्टेट। अब अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो उपयोगितावादी विचारक लोकतंत्र को बेस्ट मानते हैं, डेमोक्रेसी को बेस्ट मानते हैं। अब वो क्यों मानते हैं? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे, उपयोगितावाद का एक मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो वो कहते हैं उपयोगितावादी कि इस अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो क्या है? सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। इनके ये जो सिद्धांत थे उपयोगितावादियों के, ये जो डॉक्ट्राइन थे, ये जो थ्योरीज थी, इन्होंने लिबरल थॉट को इन्फ्लुएंस किया, उदारवादी विचारों को प्रभावित किया और उसको इस प्रकार एक मोरल बेसिस प्रोवाइड किया। यानी ये इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स की हैप्पीनेस की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स के रीज़न की बात करते हैं, और स्टेट को क्या कहते हैं कि स्टेट को इसमें इंटरवेन नहीं करना चाहिए, स्टेट को, राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जो उदारवादी हैं वो इन विचारों से प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयोगितावाद ने उदारवादी विचारों को, स्पेशली परंपरागत उदारवादी विचारों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कुछ प्रोमिनेंट
क्लासिकल लिबरलिस्ट की। सबसे पहला नाम इनमें आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ की एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक थी एडम स्मिथ की। और इस द वेल्थ ऑफ नेशंस ने क्या किया, इस बुक ने जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, परंपरागत उदारवाद है, उसका सैद्धांतिक आधार रखा क्लासिकल लिबरलिज्म का। और किस में रखा? इकोनॉमिक्स में रखा। याद रखिए, पॉलिटिकल में नहीं, इकोनॉमिक्स में परंपरागत उदारवाद का इसने आधार रखा, इसकी आधारशिला रखी। एडम स्मिथ अपने बुक में क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि सफल आर्थिक विकास के लिए, सक्सेसफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मुक्त बाज़ार यानी फ्री मार्केट्स और मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, सफल आर्थिक विकास के लिए मुक्त बाज़ार और मुक्त व्यापार आवश्यक है। लेकिन इन मुक्त बाज़ारों में और इस मुक्त व्यापार में क्या होना चाहिए? सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तभी तो वो मुक्त होंगे। तो वो सरकार के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। किस किस में? फ्री मार्केट्स में और फ्री ट्रेड में। अब वो कहते हैं कि इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि संसाधनों का उचित उपयोग होगा, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इट विल लीड टू प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड everyone will get what they deserve। सभी को वही प्राप्त होगा जिसके वो योग्य हैं। यानी संसाधनों का उचित उपयोग होगा और व्यक्तियों को अपनी योग्यता अनुसार फल प्राप्त होगा। एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर व्यक्ति इकोनॉमिक डिसीजंस में, आर्थिक निर्णयों में अगर वह फ्री होगा, अगर वह मुक्त होगा, तो उससे समाज में पहले से भी अधिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, पहले से भी अधिक समृद्धि आएगी। ये बात कहते हैं एडम स्मिथ अपने बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में। यानी हमने इसमें देखा कि एडम स्मिथ किस किस की बात करते हैं। अगर हम की पॉइंट्स देखें तो वो बात करते हैं फ्री ट्रेड की और फ्री मार्केट्स की, जिसमें क्या नहीं हो, जिसमें स्टेट का इंटरवेंशन नहीं हो, राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स में वो अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, यानी राज्य हस्तक्षेप ना करे अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से ही लेज थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक्स, राइट। अब हम नेक्स्ट थिंकर पर जाते हैं और वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। फ्रेंड्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने 19वीं सदी में पॉलिटिकल लिबरलिज्म को, राजनीतिक उदारवाद को व्यवस्थित करने का, सिस्टमाइज करने का काम किया। किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल की बुक्स थी स्पेशली ऑन लिबर्टी और कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जैसा कि इन इमेजेस में आप देख भी सकते हैं। ऑन लिबर्टी और कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मेनली इन दोनों बुक्स में इन्होंने लिबरलिज्म की बात की। अब ये कहते हैं, एडम स्मिथ तो हमने देखा था वो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। अब जे.एस. मिल क्या कहते हैं? जे.एस. मिल पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं वो। और वे कहते हैं कि समाज में क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेसी एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक व्यवस्थित संविधान द्वारा समायोजित होनी चाहिए। डेमोक्रेसी टेम्पर्ड बाय अ बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र किसके द्वारा समायोजित होगा? संविधान के द्वारा। उससे होगा क्या? इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके द्वारा, इस संविधान के द्वारा मनुष्य के जो अधिकार हैं, उसके जो राइट्स हैं, वो सुरक्षित होंगे। इसलिए वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, साथ में एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते हैं। अब इनके द्वारा मनुष्य के अधिकार सुरक्षित होंगे, राइट्स एनश्राइंड होंगे। लेकिन वो राइट्स हैं कौन कौन से? किन अधिकारों की बात करते हैं जे.एस. मिल? आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, जे.एस. मिल कहते हैं कि इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, यानी स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। अब वो स्वतंत्रता किस चीज़ की स्वतंत्रता? फ्रीडम ऑफ थॉट एंड बिलीफ, विचारों की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। यानी अपने विचार में वो
इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल फ्री हो, स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। और वे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, यानी किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से राज्य के द्वारा या अन्य किसी बाध्यकारी संस्था के द्वारा दमन ना किया जाए, उसकी अभिव्यक्ति का दमन ना किया जाए। जो व्यक्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति कहना चाहता है, उसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता हो। एक तो इस राइट की बात करते हैं J.S. मिल। दूसरा वे बात करते हैं राइट टू वोट की, मताधिकार की वे बात करते हैं, लेकिन ध्यान दें कि वे मताधिकार सबके लिए नहीं चाहते हैं। वे मताधिकार सिर्फ बेटर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ उन्हें मताधिकार की बात करते हैं। क्यों? वे कहते हैं, उनका मानना था कि अगर हम इक्वालिटी के नाम पर, समानता के नाम पर, अगर हम सभी व्यक्तियों को अधिकार दे देंगे, यानी जो अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट हैं, पुअर हैं, उन्हें भी अगर हम अधिकार दे देंगे, अशिक्षित व्यक्तियों को किसका मताधिकार अगर हम दे देंगे, तो क्या होगा? ये जो डेमागॉग्स हैं, ये जो नेता हैं, जो दुराचारी नेता हैं, दुर्जन नेता हैं, ये क्या करेंगे? ये उनको मिसलीड करेंगे, ये उनको गलत प्रकार से निर्देशित करेंगे, अपनी बात मनवा लेंगे। और इससे क्या होगा? ये जो हमने फ्री सोसाइटी, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड की बात की, इसका क्या होगा? इसका पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए वे मताधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन सिर्फ वेल एजुकेटेड के लिए। अपनी कुछ अदर राइटिंग्स में, अपनी और कृतियों में वे राज्य के कुछ हद तक, कुछ सीमा तक हस्तक्षेप की बात भी स्वीकार करते हैं। J.S. मिल अपनी कुछ राइटिंग्स में ये कहते हैं कि कुछ सीमा तक, यानी कुछ क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप, स्टेट इंटरवेंशन, वो ठीक है, वो सही है। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं ऐसे जिनमें स्टेट इंटरवेन कर सकता है, यानी राज्य कार्य कर सकता है? ऐसे क्षेत्र वो मानते हैं सोशल एविल्स को दूर करने में, यानी हमारे समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं, कौन कौन सी बुराइयां, जैसे गरीबी है, महामारी है, इन सब को दूर करने में जो स्टेट है वो कुछ हद तक हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ किसने कही है? J.S. मिल ने कही है अपनी कुछ राइटिंग्स में। ओके, तो ये हुए कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स जैसे एडम स्मिथ, J.S. मिल। अब फ्रेंड्स, 19वीं सदी के अंत तक आते आते जो लिबरलिज्म है, क्लासिकल लिबरलिज्म है, उसको कई चैलेंजेस मिलना स्टार्ट हो गए, उसका विरोध किया जाने लगा। वो विरोध किस आधार पर, वो चुनौतियाँ किस आधार पर दी गई, आइए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, 19वीं सदी के अंत तक समाज में ये जो बुराइयाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ, जैसे कि हमने अभी देखा गरीबी, पॉवर्टी, डिजीज़, महामारियाँ, बीमारियाँ और इग्नोरेंस, अज्ञानता यानी अशिक्षितता, असाक्षरता, ये सब जो सामाजिक बुराइयाँ थी, ये कम होने की बजाय और ज़्यादा फैलने लगी। पहले तो ये लोग क्या मानते थे कि मनुष्य फ्री होता है, इंडिविजुअल जो है वो फ्री होता है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर स्टेट का दबाव नहीं होना चाहिए, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो करना चाहता है वो उसे करने देना चाहिए। इससे क्या होगा? सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएगी, जो योग्य होगा उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, संसाधनों का उचित उपयोग होगा। ये सब बात कही थी क्लासिकल लिबरलिस्ट ने। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक जब वो सदी समाप्त हुई, तब देखा गया कि ये जो पॉवर्टी है, डिजीज़ है, ये सब कम नहीं हो रहे हैं, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब ये महसूस किया जाने लगा कि कुछ सीमा में ही सही, लेकिन राज्य का हस्तक्षेप मनुष्य के कार्यों में ज़रूरी है। कम से कम इन सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए, समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए कुछ हद तक राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी है। इन विचारों में आग में घी का काम किसने किया? 1845 से 48, 4 साल आयरलैंड में एक भयंकर अकाल पड़ा। आयरिश फैमाइन हुआ 1845 से लेकर 1848 तक। आयरलैंड में बहुत बुरा, बहुत बड़ा अकाल हुआ और उस अकाल के कारण बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफे हुआ, बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए उसके अंदर।
अब लोग क्या मानने लगे कि ये सब किस कारण हुआ, ये जो प्रॉब्लम्स है ये इस कारण है क्योंकि ये क्लासिकल लिबरलिस्ट ये मानते हैं कि स्टेट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए राज्य के कार्यों में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में स्टेट को कोई राइट नहीं है, इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए। इन डॉक्ट्राइन्स की वजह से, इन आर्थिक सिद्धांतों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये सारे एवल्स आए हैं। इस कारण जो लिबरल फिलोसोफर्स थे, उदारवादी विचारक थे, वो अपने विचारों को वापस उन्होंने पुनः मंथन करना शुरू किया, वापस उनको रिवाइज करना शुरू किया और धीरे धीरे इस प्रकार क्लासिकल लिबरलिज्म का अंत हुआ और एक नई विचारधारा आई, नया रूप आया लिबरलिज्म का, जो कि क्या था, न्यू लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म यानी नव उदारवाद। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नव उदारवाद के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।